वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर जय वाघ आपका स्वागत है हमारे कंसिक्वेंटली 6th लेक्चर में जो फाउंडेशन बैच का है। तो बच्चों बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत फन, बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। हर बार हर लेक्चर की शुरुआत हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, तो ये लेक्चर भी उसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। आज का जो पॉजिटिव थॉट है वो है बच्चों, if you think you can if you think you can then you are halfway there। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि आप कर सकते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपने वो काम आधा तय कर लिया है, आधा पूरा कर लिया है। सो विद दिस पॉजिटिव थॉट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बच्चों जो लेक्चर नंबर 6 है वो समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 से 5 तक पूरे समझने होंगे या देखने होंगे। तो लेक्चर नंबर 1 to 6 आप प्लीज कंसिक्वेंटली देख लीजिए। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे तो हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी डॉक्टर वाघ, वहाँ पे जाइए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे जितने भी फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स है 1 to 5 उन्हें सब्सिक्वेंटली देखिए। आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोबेबली बच्चों ये हमारे फाउंडेशन बैच की सेल ये टॉपिक का आखिरी वाला लेक्चर हो सकता है। तो बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक हमने डिसिग्नेट किया आज के लेक्चर के लिए वो है पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, वहाँ पे हमने सीलिया और फ्लैजिला तक देखा था। तो आई थॉट सीलिया और फ्लैजिला का जो डिफरेंस है वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो सीलिया फ्लैजिला का मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप बाहर की तरफ से देखोगे तो आपको जो दिखता है वो होता है मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लू कलर्ड शर्ट, दिस इज व्हाइट कलर्ड बोर्ड, जितना भी आंखों से दिखता है वो होता है मॉर्फोलॉजी। तो वो हमने देखा था कि जो सीलिया होती है शॉर्ट होती है, एंटायर बॉडी पर होती है और ओर्स की तरह काम करती है। फ्लैजिला सिंगल होता है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, लिमिटेड नंबर में होता है, और वो किसी भी सेल की मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बाद हमें जो सबसे जरूरी पार्ट यहाँ पे पढ़ना है वो है उसका एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आप इंटरनल स्टडी कर रहे हो किसी सीलिया या फ्लैजिला को, अगर आप कट कर दोगे तो कट कैसे करते बच्चों, ये स्पेशल साइंस है साइंस में या बायोलॉजी में जिसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू थ्रू द डिफरेंट सेक्शंस। तो कैसे पढ़ते हैं समझ लीजिए कि ये मार्कर मतलब एक सीलिया या फ्लैजिला है, अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूंगा ट्रांसवर्स सेक्शन से कट कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखता है ना बच्चों ये ऐसे दिखेगा। चाहे वो सीलिया हो चाहे वो फ्लैजिला हो, उसका जो टीयस होता है ना ये ऐसे दिखता है। तो इतना अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करना है, तो इट इज अ फाउंडेशन बैच, तो क्यों ना उसे पढ़े। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 6, और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैनर। तो टीएस भी बोल सकते हो आप, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो अगर किसी सीलिया या फ्लैजिला को मैं ट्रांसवर्स कट कर देता हूँ और उसे देखता हूँ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों। तो सबसे बाहर की लेयर से सबसे अंदर वाले स्ट्रक्चर तक हम जाएंगे थ्रू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो सीलिया या फ्लैजिला होती है ना, उसका जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप उसे सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उसके एक्सटेंशन जो सीलिया फ्लैजिला होती है उसे भी इंक्लूड करता है, उसे भी कवर करता है। दैट्स व्हाई इसका सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना हम उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एवरी सीलिया और फ्लैजिला इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय a very single and thin membrane of plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन। तो बचा हुआ जितना भी अंदर वाला पार्ट होता है ना बच्चों, हम इसे बोलते हैं एक्सोनिम। I'll make it sure। तो ये जो भी अंदर वाला पार्ट होता है ना इसे हम बोलते हैं एक्सोनिम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सोनिम। The core part of cilia or flagella inside the plasma membrane is called as axonym। तो एक्सोनिम में हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर एक्सोनिम को आप जूम करोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो आपको दिखाई देगा
यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, विथ अ डिफरेंट कलर कोड आई हैव ट्राइड टू मेक दिस डायग्राम मोर स्पेसिफाइड। तो प्लीज देखिए, एक्चुअली में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, तो सीलिया या फ्लैजिला को थोड़ा सा पीछे जाके आप रिकॉल करो, किसी सेल साइटोस्केलेटन को रिकॉल करो, वहां पे क्या होता है बच्चों, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने बताया है। ट्यूब्यूल्स ट्यूब की तरह होते हैं, खोखले होते हैं, या बोल सकते हो कि एम्प्टी होते हैं, और जो फाइब्रिल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो ये फाइब्रिल्स होते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो आपको ये डबलेट दिखाई देते हैं। व्हाई आई एम कॉलिंग दोज डबलेट, क्योंकि एक ब्लू कलर वाला रिंग है और एक रेड कलर वाला रिंग है। एक्चुअली रिंग नहीं है, ये पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर्स है। तो ये ब्लू और रेड ये दोनों मिलकर एक डबलेट बन जाता है। तो काउंट कीजिए ऐसे कितने डबलेट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डबलेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सोनिम में। सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, 9 डबलेट। तो ये डबलेट किसके है, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, तो ये माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोफाइब्रिल से बने हुए होते हैं 9 डबलेट्स। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो 9 डबलेट्स है, अगर आप इन्हें अच्छी तरह से देखोगे तो ये दो जगह पे जुड़े हुए हैं। एक एक सबसे पहली बात, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब डबलेट नंबर 1 एंड डबलेट नंबर 2 दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड सब्सिक्वेंटली वैसे ही 1 से लेकर 9 तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कौन जोड़ता है उन्हें, तो बच्चों उनके बीच में एक छोटा सा ब्रिज होता है, छोटा सा लिंक होता है, जिसे हम बोलते हैं लिंकर्स। एक बार ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू लेवल, सॉरी स्टेट जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, जो नीट या एआई ट्रिपल ई जैसे होता है या एफएमसी जैसे होता है, तो वैसे एग्जाम में एक बार ये सवाल आ चुका है कि जो डबलेट्स होते हैं ना सीलिया या फ्लैजिला में, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिंकर के साथ साथ ब्रिजेस भी देंगे और रेडियल स्पोक भी देंगे। तब आपकी मेमोरी की वहां पे एक क्या बोल सकते हो, आपकी टेस्टिंग होती है कि आपको करेक्ट आंसर कैसे लिखना है। तो फर्स्ट टाइम वॉट एवर यू डू रिमेम्बर फर्स्ट टाइम, दैट इज फॉरएवर। तो पहली बार आप जो लर्न करते हो वो फॉरएवर होता है। दैट्स व्हाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली बार ही अच्छे तरह से पढ़ लीजिए कि जो 9 डबलेट्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो जितने भी डबलेट्स है वो लिंकर्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलो हमने उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। मैंने तो कहा था कि 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं। अभी दूसरा कनेक्शन कौन सा है बच्चों, आपको अंदर की तरफ सेंट्रल या कोर एरिया में 2 रेड कलर के शीट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो शीट होते हैं हम इन्हें कहते हैं सेंट्रल शीट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल शीट। तो ये जो सेंट्रल शीट होता है ना, ये सेंट्रल शीट ये 9 डबलेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, या वाइस वर्सा 9 डबलेट सेंट्रल शीट के साथ जुड़े हुए होते हैं। हाउ डू दे मैनेज दिस, they do manage this with the help of these radial spokes। radial spokes आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, what is the connecting link between central sheath and 9 doublets in TS of cilia or flagella? Then you need to answer the question. Sorry, answer is radial spoke. Why and why radial spoke, they are called as radial spoke, and how to remember these? See why they are radial spoke। radial की मतलब रेडियस आपने पढ़ा होगा, किसी भी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाने वाली जो छोटी लाइन होती है उसे रेडियस बोला जाता है। तो दे लुक्स लाइक अ रेडियस, रेडियस के जैसे दिखते हैं। और स्पोक क्यों, आपने साइकिल का टायर देखा होगा, तो साइकिल के टायर में बहुत सारे स्पोक्स होते हैं जो रेडियस की तरह दिखते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज अ रेडियल स्पोक। तो आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल शीट को 9 डबलेट के साथ जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर था हम उन्हें बोलते हैं रेडियल स्पोक। तो ये बच्चों ये यहाँ पे रेडियल स्पोक है। तो रेडियल स्पोक होने के बाद आपको दूसरा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप मिस कर रहे हो, तो सेंट्रल शीट किसे इन्वॉल्व कर देता है बच्चों, यहाँ पे 9 डबलेट थे। 9 डबलेट होने के बाद आपको जो सेंट्रल शीट है ना उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स दिखते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है
कि वो डबलेट नहीं है, वो सिंगल सिंगल है। हाँ, दोनों को मिलकर एक डबलेट बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल डबलेट, सिंगल डबलेट। लेकिन ये जो सिंगल डबलेट होता है इसका नाइन डबलेट से कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, अलग होता है। मैं इंस्टेड ऑफ डबलेट, आपको कंफ्यूजन मैं अवॉइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू माइक्रोफाइब्रिल्स या टू सेंट्रल फाइब्रिल्स या फाइबर्स। ओके, तो ये जो नाइन डबलेट होते हैं, ये नाइन डबलेट सेंट्रल शीट के बाहर होते हैं, और ये जो अंदर वाले हैं, तो ये अंदर वाले जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल या फाइबर्स, ये एक दूसरे के साथ ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। तो तीन ऐसे नाम हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में आते हैं तो। सबसे पहले तो आप क्लियर कर लो आपके खुद पे तौर पर। सबसे पहले तो नाइन डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, यस करेक्ट, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिंकर्स। दूसरा, नाइन डबलेट्स और सेंट्रल शीट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा होता है, करेक्ट, दे आर कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक। तीसरा, जो सेंटर वाले जो दो फाइब्रिल्स या ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, तो ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल फाइबर्स किसके जरिए कनेक्ट होते हैं, करेक्ट, दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। तो ये तीनों कनेक्शंस को याद रखो। और ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया या फ्लैजेला। तो सीलिया या फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर ही हमने देखा। अगर किसी सीलिया या फ्लैजेला को बेस में आप देखोगे तो वहां पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर दिखता है जहां से वो प्रोड्यूस होते हैं, वो उनका बर्थ प्लेस होता है, जिसे बोला जाता है बेसल बॉडीज। तो बेसल बॉडी इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और उसका एक्सटेंशन होता है आउटसाइड द सेल। तो बच्चों, ये था आज का पहला टॉपिक जिसका नाम था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया या फ्लैजेला। तो आप प्लीज इसे अच्छी तरह से लर्न करो, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये डायग्राम आपको खुद को ड्रॉ करना है। अगर पॉसिबल है, अगर आप कोशिश करोगे तो एक बार डायग्राम देख लीजिए और विदाउट एनी रेफरेंस डायग्राम खुद ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट ट्राई करो, शायद आपको आ जाए, और मेक इट हैबिचुअल। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आज के लेक्चर का शायद आखिरी टॉपिक हो सकता है। तो बच्चों, सिक्स्थ लेक्चर है, टॉपिक है सेल और फाउंडेशन। बैच का फाउंडेशन लेक्चर चालू है हमारा। तो जितना पॉसिबल है बेसिक लेवल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है सब्सिक्वेंटली। तो सेल के ऑर्गेनेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, उन्हें ईएमएस और नॉन ईएमएस ऐसे ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले तो हमने पढ़े थे ईएमएस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें चार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। एक बार रिकॉल कर लीजिए कौन कौन से थे। तो सबसे पहले था उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था गोल्गी बॉडी, तीसरा था लाइसोसोम्स, और चौथा था वैक्यूल। और बचे हुए जो डबल मेम्ब्रेन या विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे, वो सभी नॉन ईएमएस में थे। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पढ़ा हमने प्लास्टिड्स। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, हर एक का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तीसरा जो था वो हमने पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राइबोसोम्स। उसके बाद हमने साइटोस्केलेटन शुरू किया। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, उसमें सीलिया फ्लैजेला का डिफरेंस। और आज का टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो बच्चों, बचता है अभी एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। Nucleus is last but definitely not least, because it is as good as brain of the cell. It is as good as brain of the cell. सेल का जो ब्रेन होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कशन शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियस, तो बच्चे, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, इसका जितना भी आप स्टडी करोगे आपको कुछ ना कुछ अलग अलग रिवील होते जाएगा। जितना आप ज्यादा डीपली पढ़ोगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको न्यूक्लियस में आता है। तो जो न्यूक्लियस का स्टडी होता है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं कैरियोलॉजी।
तो जो कैरी ऑन होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का इंडिपेंडेंटली अगर आप स्टडी करोगे तो उसे बोलते हैं हम कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है, फंक्शन क्या करता है, और उसके कंटेंट क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल में, मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो इंटेंशनली या कॉमनली कहाँ पे मिलता है आपको, एट दी सेंटर। पर यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अगर आप प्लांट सेल के डायग्राम देखोगे तो आपको वो सेंटर में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा पेरीफेरी में। और इसका रीजन भी शायद आपको पता होगा, ये चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन सेंटर इन प्लांट सेल। पर हाँ, जितनी भी एनिमल सेल्स होती है वो सभी एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी सेंटर। तो ये था पोजीशन, अबाउट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस हमने पढ़ा, यूजुअली इट इज प्रेजेंट एट दी सेंटर ऑफ द सेल। दूसरा उसका नंबर, यूजुअली देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। मैं यूजुअली बोल रहा हूँ, यूजुअली जितनी भी सेल्स होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड टाइप की होती है, मतलब हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस कॉमनली पाया जाता है। पर यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है, कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिसमें बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, ऐसी सेल्स को अन्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के नंबर के बारे में, विदाउट न्यूक्लियस सेल। तो ऐसी जो सेल्स होती है, इसके दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। प्लांट सेल में जो एग्जांपल होता है बच्चों, प्लांट सेल में वो होता है, जो प्लांट सेल है उसमें आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लांट सेल में जो सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब्स, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस लॉन्गर रिकॉलिंग, लेकिन मुझे गलत नहीं बताना था। तो सीव ट्यूब जो होती है, सीव ट्यूब्स, ये एक पार्ट है कंडक्टिंग टिश्यू का, जाइलम फ्लोएम का। तो वहाँ पे जो सीव ट्यूब्स होती है ये डेड होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और एनिमल सेल का एग्जांपल तो बहुत इजी है, शायद आप भी गेस कर चुके होंगे हो, तो वो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ह्यूमन आरबीसीज आर अन्यूक्लिएटेड सेल्स। ये दोनों सेल्स एक्सेप्शनल है ये टॉपिक के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस एक यूजुअली होता है, और दूसरा एक्सेप्शन था मोर देन वन न्यूक्लियस। तो वैसी सेल्स को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो होती है ना बच्चों, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी कॉमनली, सॉरी थोड़ा सा अनकॉमन, लेकिन आपको जो एल्गी होती है, एल्गी पर्टिकुलरली स्पायरोगायरा, तो वहाँ पे आपको मिल सकती है, कुछ फंगाई होती है वहाँ पे भी मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कुछ एक्सेप्शंस के। तो ये तो बताया मैंने पोजीशन के बारे में, नंबर के बारे में। उसके बाद जो न्यूक्लियस है, मैं उसके कंटेंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो न्यूक्लियस का पोजीशन समझ लिया, न्यूक्लियस का नंबर समझ लिया, अभी न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो कंटेंट बताने के बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो न्यूक्लियस का कंटेंट क्या होता है, तो न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है बच्चों, वो कंटेंट समझने के लिए आप एक छोटा सा मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओवर दैट। मैं इंटेंशनली डायग्राम ड्रॉ करके नहीं रखा हूँ क्योंकि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ थ्रू दिस डायग्राम। तो जो किसी भी न्यूक्लियस को अगर आप डेवलप्ड या यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलना चाहते हो तो उसमें ये कंटेंट होने बहुत जरूरी है। वॉट एवर स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन नाउ, अगर आपने ठीक से देखा होगा कि मैंने जब ड्रॉ किया तो इंटेंशनली मैंने ड्रॉ करते वक्त 3 बैचेस में इसे ड्रॉ किया है। अगर आप देख सकते हो तो ये मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था, I can draw it like this, लेकिन ऐसा मैंने नहीं ड्रॉ किया सिंगल अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ये कंटिन्यूस नहीं है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ऐसे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं या छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद, ये पोर्स वेंटिलेशन या वेंटिलेटर्स, डोर्स, विंडोज, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसके जैसे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को ऐसा क्लोज्ड एंटाइटी नहीं है, उसे एक्सचेंज करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है साइटोप्लाज्म के साथ।
तो कुछ चीजें अंदर आएगी, कुछ चीजें अंदर जाएगी। तो इसके लिए उसे ये जितने भी पोर्स है, न्यूक्लियर पोर्स है, उसके लिए दरवाजे दरवाजे और खिड़कियों की तरह काम करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया, न्यूक्लियर पोर्स समझ में आ गए, बढ़ते हैं अंदर की तरफ। तो ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था और प्लास्टिड था, वैसे थर्ड स्ट्रक्चर हम लर्न कर रहे हैं जिसमें दो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। उसके बाद किसी भी न्यूक्लियस को टिपिकल या डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलने के लिए दूसरा जरूरी कंटेंट होता है, वो होता है बच्चों न्यूक्लियस का खुद का एक फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है या प्लाज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। अगर वो सेल में मिलता है तो हम उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और अगर न्यूक्लियस में मिलता है तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म आप सोचोगे तो इम्पोर्टेंट है, सोचोगे तो कॉमन है। इम्पोर्टेंट इसलिए बच्चों कि ये पूरा न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करना, ये न्यूक्लियस को नरिश करना, हर एक कंटेंट को, हर एक पार्ट को नरिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद जो तीसरा कंटेंट किसी भी न्यूक्लियस में होता है और जरूरी है, वो कंटेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर आप एक छोटा सा मेम्ब्रेन ना होने वाला, विदाउट मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हो नॉन मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। इट लुक लाइक अ स्मॉल न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यूजुअली जो कॉमन आईक्यू वाले बच्चे होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसे एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये थोड़ा सा डिफ्यूज्ड होता है, इसकी जो आउटर वॉल होती है ना, ये डिफ्यूज्ड होती है, एक तो मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्यों डिफ्यूज्ड होता है बच्चों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज इट कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का। नेक्स्ट वाला कंटेंट मैं एक बार बता देता हूँ और उसके बाद हम हर कंटेंट का इंडिपेंडेंटली फंक्शन लर्न करेंगे। इसके बाद जो बचता है बच्चों सेल के अंदर, जो हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए भी, तो जस्ट हैव अ लुक। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ थ्रेड इन, यू कैन से वेरी कैजुअल मैनर, जिससे कोई शेप नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक अ थ्रेड, या हेयर होते हैं ना, उसके जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने ड्रॉ किया, ये है उसका क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल, यही क्रोमैटिन आगे जाकर क्रोमोसोम बनेगा, यही क्रोमोसोम आगे जाकर डीएनए को हार्बर करेगा, डीएनए जीन्स को हार्बर करेगा, जीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये रहा न्यूक्लियस का जेनेटिक कंटेंट। न्यूक्लियस का जेनेटिक कंटेंट, न्यूक्लियस में तीन कंटेंट होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियोलस, तीसरा होता है क्रोमैटिन, और चौथा, सॉरी एक भूल गया था मैं, चौथा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये चार कंटेंट है। अभी मैं इनके फंक्शंस बता देता हूँ। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन्स, तो बीइंग आउटर मोस्ट, सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन उनका आ जाता है वो होता है प्रोटेक्शन। दूसरा होता है ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, पर्टिकुलरली आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। कैसे होता है? तो ये डायग्राम आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, मैं इसका सेकेंड हाफ भी बना देता हूँ। नाउ आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रक्चर। हाँ, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पूछा जाता है एमसीक्यू में, विच ऑर्गेनेल कनेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद सेलुलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कौन जोड़ता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूजुअली फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑलवेज। तो ये रहा मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन क्या करता है? तो मेम्ब्रेन का जैसे मैंने फंक्शन बताया, बीइंग आउटर मोस्ट, बाय डिफॉल्ट फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन, और दूसरा फंक्शन होता है कम्युनिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। आगे बढ़ते हैं।
जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है जो पूरे कंटेंट को नरिश करते रहता है और शेप मेंटेन करते रहता है। इट अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ ऑल द कंटेंट्स। तीसरा जो है वो है न्यूक्लियोलस। तो इसके बारे में मैं आपको एक न्यूक्लियोलस, तो इसके बारे में मैं आपको एक सजेशन दूंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 138 पर देखिए, नहीं है तो मैंने हमारे ग्रुप पर फाउंडेशन बैच की इसका पीडीएफ भी सेंड किया है टेक्स्ट बुक का, तो उसमें प्लीज देखिए। वहां पे आपको न्यूक्लियोलस, पर्टिकुलरली न्यूक्लियोलस, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी है बच्चों कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस ये एक जरूरी पार्ट होता है हर न्यूक्लियस का। और उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन नहीं है। एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मैं इंटेंशनली से पढ़ रहा हूं क्योंकि लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्ड बाय वर्ड। राइबोसोमल क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, जो आरएनए होते हैं ना, 3 तरह के आरएनए होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। तो जो rRNA होता है, rRNA जो फार्मासिस्ट की तरह काम करता है, ट्रांसलेट करता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को, वो rRNA प्रोड्यूस करने के एक्टिव साइट कौन होता है बच्चों? तो न्यूक्लियोलस होता है। प्लीज डू रिमेम्बर दिस। अगर न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा किसी सेल में पाए जाते हैं तो समझ लीजिए वो सेल फिजियोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव है। जैसे कि नर्व सेल होती है, मसल सेल्स होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। आई जस्ट वांट टू से कि वो क्या काम करती है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर वो ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ज्यादा काम करती है, तो उसमें न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा होते हैं। और पर्टिकुलरली ऐसी सेल्स जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस या जेनेटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो ज्यादा होता है, उस सेल में न्यूक्लियोलस आपको एक से ज्यादा मिल सकते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट। तो बच्चों ये था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बोलूँगा या एक्सप्लेन करूँगा, और आज के लेक्चर को और ये चैप्टर को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क देता हूँ मैं आपको। होमवर्क है बच्चों, एक छोटा सा पार्ट मैंने इंटेंशनली स्किप किया है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। अगर आपको पढ़ने के बाद भी ना समझ में आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे इंटेंशनली इंक्लूड कर दूंगा। पर अभी ये टॉपिक के बाद शायद फाउंडेशन बैच के फर्स्ट चैप्टर के फिनिश होने का समय हो चुका है। और ये चैप्टर यहाँ पे मैं ऑफिशियली ऐसे बता देता हूँ कि फाउंडेशनल लेवल पर ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज 1 से 6 जितने भी लेक्चर्स है इन्हें प्लीज अच्छे से रिवाइज करो। और इसके साथ मैंने 2 असाइनमेंट्स दी है, इसे पूरा भी करो। अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो ये वीडियो के वीडियो के किसी भी कॉर्नर में आपको एक नंबर मिलेगा 9767442864, वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइए, मैं उस पर वो पीडीएफ भेज दूंगा। तो बच्चों ये था फाउंडेशन लेक्चर का 6th लेक्चर। यहाँ पे सेल ये टॉपिक में ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम जो टॉपिक लेने वाले हैं मैं वो भी बता देता हूँ। बी प्रिपेयर्ड विद दैट टॉपिक, सेल डिवीजन। वहाँ पे हम माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।